एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मैट्रिसेस की। हमने कहा था मैट्रिसेस क्या है, एक अरेंजमेंट ही तो है, अरेंजमेंट है और एक फोटो को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये मतलब केवल हम एक फोटो को डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिसेस के थ्रू, इसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो फिर हमने मैट्रिक्स को डिफाइन भी किया था। मैंने कहा था मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट कैसा है, रो इनटू कॉलम में हमारे पास एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बैठ सकता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर बैठ सकता है इसके अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बैठ सकती है, कुछ भी बैठ सकता है जी। इसके अंदर बैठने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, ठीक है। अच्छा, ये बात हुई थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं अपने मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो मैट्रिक्स क्या किस ऑर्डर की है? m by n ऑर्डर की है, जिसमें हमारे पास रोज m और कॉलम हमारी n है। अच्छा, अगर हम पहले टाइप की बात करें तो फोटोज बना देते हैं इसके, क्योंकि हमने कहा ये फोटोज को रिप्रेजेंट करता है। एक फोटो अगर देखी जाए तो इस तरीके की दिखेगी, दूसरी फोटो अगर मैं दिखाऊं तो ऐसी भी फोटो दिख सकती है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो ऐसी भी दिख सकती है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसी दिख सकती है। और अगर मैं चौथे की बात करती हूं तो वो कैसी दिख सकती है? कुछ ऐसी, ठीक है। ठीक हो गई। ये मैट्रिक्स आप इसमें देख रहे हैं, एक रो है और उसी में इसमें रोज कम है और कॉलम ज्यादा है। एक रो है और लिमिटेड है। हम कह रहे हैं एक रो है और कई सारी कॉलम्स है। देखिए कई सारी कॉलम्स हैं, कई सारे एलिमेंट्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अगर भर दिया एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक कॉलम है और कई सारी रोज हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी में हमारे पास, अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स है, एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है और एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है। क्या हो सकता है? एक ऐसा केस जिसमें m जो है वो लेस देन n है, एक ऐसा है जिसमें m इज ग्रेटर देन n है, और एक ऐसा है जिसमें m इज इक्वल्स टू n है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, m इज लेस देन n दिख रहा है ना आपको? ये रोज कम दिख रही है आपको और कॉलम ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तो आप कहेंगे m इज लेस देन टाइप का फोटो है। इसमें हमारे पास रोज ज्यादा और कॉलम कम, और इसमें हमारे पास m और n दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम इस वाली मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे फिर? कॉलम मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स कह दीजिए। कॉलम मैट्रिक्स तो यहाँ थी, वर्टिकल मैट्रिक्स। और ये हमारी हो गई, जिसमें दोनों इक्वल हो गए, वो हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। इससे हमें क्या डिफाइन, ये हम क्या कह पाए? रो मैट्रिक्स में इसको तो हमने डिफाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें m इज लेस देन n, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें m इज ग्रेटर देन n, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें m इज इक्वल्स टू n। रो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें हमारे पास रो 1 होगी, मींस रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 1, मींस m इज इक्वल्स टू 1 होगा और n इज इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम जो होगी वो केवल 1 होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास जो बेसिक टाइप की मैट्रिक्स आई वो कौन थी? पहली रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इनमें जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने क्या कहा कि अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ये तो हमारा सिंपल है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने इतनी सारी मैट्रिसेस को एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं बात करती हूँ
स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप की, ठीक है। अब इसमें से मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को उठाने वाली हूँ। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो दो टाइप की मैट्रिक्स होती है। एक तो होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान रहे बहुत छोटी छोटी चीजें पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। जहां पर भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख जाएगी या आपको कहीं पर ऐसा शब्द दिख गया इट्स अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। ऐसे अगर डायगोनल मैट्रिक्स किसी ने कह दिया कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं हमने एक फोटो तैयार कर दिया, ठीक है, कितने बाई कितने का होगा, ये n बाई n का या m बाई m का या जितने बाई जितने का, मतलब जो रोज होंगी वही हमारी कॉलम्स होती होंगी। तो इसमें हमने भर दिए a11 a12 a13 अप टू सॉन a1n a21 a22 a23 अप टू सॉन a2n। ऐसे हमारे पास an1 an2 an3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ n तक एंड हो रहे हैं कॉलम, तो रोज भी n तक ही एंड होंगी, तो an3 अप टू सॉन ann, ठीक हो गया। इसमें हम अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल को अलग कर देते हैं तो इसमें हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगी मेरे को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दो। वो दो भाग क्या होते होंगे जी, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती होगी, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती होगी। डायगोनल का कोई यूज नहीं है इसमें, डायगोनल एज इट इज है अपने उसमें, ऊपर वाले हिस्से को हमने कहा अपर ट्रायंगल, नीचे वाले को कहा हमने लोअर ट्रायंगल। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ने कहा कि मैं जो हूं इसमें कुछ एलिमेंट्स वाली बात करने वाली हूं। तो अब हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ने भी दो हिस्सों में अपने आप को बांट दिया। एक हिस्सा था हमारा, ये लिखना भूल गई मैं यहाँ पर, ये था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, और ये आ गया हमारा अगला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, ठीक है। जब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूंगी तो अपर वाले में मेरे पास एलिमेंट्स होंगे और नीचे पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या पाए जाएंगे, 0 0 पाए जाएंगे। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे ये 0 0 टाइप के पाए जाएंगे। तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सेम होता होगा, मींस n बाई n m बाई m इस टाइप की मैट्रिक्स होती होगी वो, और उसमें हमारे लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट्स जो पाए जाएंगे वो हमारे 0 होंगे। अच्छा, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, हम इसके लिए क्या सिंबल का यूज करेंगे, हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विद एलिमेंट ए। इनका ये जो लिखती हूँ ना मैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, हाँ, aij इज इक्वल्स टू 0 वेयर i इज ग्रेटर देन j। ये लोअर हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें i j से बड़ा होता है, और जो हमारी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है उसमें, अरे अपर ट्रायंगल ना, हाँ, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो हमारे पास ये इसमें हम जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो लोअर ट्रायंगल हम जो बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास i इज ग्रेटर देन j है। और अगर मैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात करूंगी तो मेरे ऊपर वाले पार्ट में अपर ट्रायंगल में 0 एलिमेंट्स होंगे, मतलब जहां पर i इज लेस देन j होगा। तो इसकी भी फोटो बन जाएगी। इसकी फोटो बनाएंगे तो किस तरीके की आएगी जी, a11 a12 अप टू सॉन a1n a21 a22 अप टू सॉन a2n अप टू सॉन an1 an2 अप टू सॉन ann, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने प्रिंसिपल डायगोनल को वही अलग कर लिया, और इसमें एलिमेंट्स जो बैठा दिए वो हमने एलिमेंट्स सबके बैठा दिए 0। सारे एलिमेंट्स हमारे जो है इसमें वो 0 0 0 एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा कि ये वाली मैट्रिक्स जो कहलाएगी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी। तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास aij 0 होगा, जहां पर i इज लेस देन j, जहां पर j i से बड़ा है। तो ये कभी आपको ऐसे दी जाती है, देखिए आपको ये चीज दी रहेगी, आपको समझ में आना चाहिए कि aij बराबर 0 और i इज लेस देन j का मतलब है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये फोटो नहीं दिया जाता,
ये फोटो नहीं दिया जाता, ये सिंबल्स दिए जाते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन जे। ऐसे ही ए आई जे इज इक्वल टू 0 एंड आई इज ग्रेटर देन जे। तो इससे हमें समझना पड़ता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। ध्यान में आए, निकाल स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है फर्दर दो मैट्रिक्स में डिवाइड हुआ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ने कहा मेरे को फिर से दो भागों में बांटो। दो भाग कौन थे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ने कहा मैं उन जगह पर जीरो एलिमेंट्स को रखूंगा, जीरोस को रखूंगा जहां पर आई जे से बड़ा होगा। दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ने कहा कि मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स हूं, मैं उन जगह पर जीरो एलिमेंट्स को रखूंगा जहां पर आई इज लेस देन जे होता होगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम अपनी अगली डायगोनल मैट्रिक्स की। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर दूं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये भी दो भागों में बढ़ गई। दो भाग कौन कौन से थे जी इसके? एक तो था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का, एक तो हमने कह दिया यूनिट मैट्रिक्स, और एक हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स और दूसरी हो गई यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स का तो उतना नहीं, यूनिट मैट्रिक्स का हमारे आगे डिटर्मिनेंट्स जब हम सॉल्व करते हैं या कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उधर पर इसका यूज किया जाता है। अच्छा जी, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स कहना होगा कि मेरे पास जो फोटो बनेगी वो n बाई n टाइप की होगी। तो मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा ही दिखाती हूँ। इसमें जो एलिमेंट्स बैठे होंगे वो a11, a12 अप टू सॉन a1n टाइप के, a21, a22 अप टू सॉन a2n टाइप के, a डैश 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 a31, a32, n1, n2 अप टू सॉन nn टाइप के। ठीक है, ये एलिमेंट्स बैठाती है मैंने इसके अंदर। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या भरे जाएंगे? जीरो से भरे जाएंगे। सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर किसी भी और जगह पर हमें हमारे एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, नहीं पाए जाएंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका फोटो ये है। अच्छा, फोटो ये है, इसका मतलब है तो मैं इसे क्या कहूंगी? ए आई जे ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जहां पर ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। यही तो कंडीशन बैठाएंगे। हम कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? ए आई जे बराबर 0 टाइप के, जहां पर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जहां पर आई जे के बराबर नहीं होगा वहां पर कौन सा एलिमेंट भरा जाएगा? 0 एलिमेंट भरा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एलिमेंट्स इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, तो हमारी मैट्रिक्स जो हो गई 3 0 0 0 3 0 0 0 1, ये जो है ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ हर एक एलिमेंट 0 है एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, तो हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को तो हमने डिफाइन कर दिया। डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद अब स्केलर मैट्रिक्स में जा रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या है जी? अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका मतलब है ये जो बनेगा a0 0 0 a0 0 0 a टाइप का होता होगा, जहां पर a इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया? जहां पर a 1 के इक्वल नहीं होगा, ऐसी फोटो अगर कहीं आपको दिख गई तो हम कहेंगे कि ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी फिर? a0 0 0 a0 0 0 a। अगर इस तरीके की आपको दिखी जहां पर हर एक a1 है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें हर स्केलर मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि मेरे केवल प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होंगे। अब प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होंगे तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट, अब ऐसा भी नहीं है, ऐसी अगर दिख गई आपको 1 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 3 टाइप की अगर आपको मैट्रिक्स दिख गई तो आप कहोगे सारे एलिमेंट्स नहीं है ना 1, एक एलिमेंट तो 1 चलता ही है। 1 2 3 टाइप का ये हमें दिख गया तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हम इसे कह देंगे।
नहीं, सारे एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। और अलग कर दीजिए इधर पे बात, 1 को नहीं भरा जाएगा। 3 3 3, ये जो मैट्रिक्स हुई हमारी, ये हमारी मैट्रिक्स होगी, सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन अदर देन 1 है, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। सारे एलिमेंट्स अदर देन 1 होने चाहिए। और ऐसे ही अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमें दिखा, तो ये मैट्रिक्स जो होगी एक यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स खेलेगा ही इसमें। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो यूनिट मैट्रिक्स है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब यूनिट मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट मैट्रिक्स का सिंबल होता है आई, आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई अगर 1 की बात की जाए तो हम, इसका मतलब क्या है, 1/1 की मैट्रिक्स होती होगी और उसमें केवल एक ही एलिमेंट होता होगा फिर। अच्छा, I2 की अगर बात करें तो वो क्या होगा, 1 0 0 1। अगर I3 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसी तरीके से हम I4 I5 इनको लिख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गए, तो ये हमारे मैट्रिक्स के टाइप थे। ठीक हो गए, ये यूनिट मैट्रिक्स या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हाँ, और अगर मुझे कोई मैट्रिक्स क्या दिख जाए, ऐसी मैट्रिक्स दिख गई 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स कहा जाएगा? ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर की जाएगी। ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 3/3 ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये किस कैटेगरी में आएगी? डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक हो गई बात। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में आई। अब हर एक, ये मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा है, हर एक एलिमेंट 0 दिख रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। तो क्या भाई हर एक नल मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी? नहीं, क्योंकि हमारी नल मैट्रिक्स जो है वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो 0 0 0 0 भी हो सकती है, वो 0 0 0 0 0 0 भी हो सकती है। जहां पर जैसी नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग नल मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगी अगले सेक्शन में, तो उस केस में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है, तो नल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये ऐसा एलिमेंट होता है, इन केस ऑफ एडिशन नहीं कहते थे, 0 कैन बी 0, अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है और इट रिमेन सेम। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है। नल मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसा रूप, क्योंकि देखो जब हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की ना, तो अच्छा वो अगला टॉपिक है, उसको अगले में ही बात करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। वैसे एक बात बोल देती हूँ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। दो मैट्रिसेस को हम तब ऐड कर सकते हैं जब उनकी ऑर्डर सेम हो। तो हम नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लेंगे जैसी मेरी पहली मैट्रिक्स है। समझ में आई? ये अगले वाले में देख लेंगे। ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं हम अपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। अगर मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल मैं कब कहूंगी, जब उसका हर एक एलिमेंट, मतलब A11 एलिमेंट इसके A11 एलिमेंट के इक्वल हो, A12 इसके A12 के, A13 इसके A13 के, तो हर एक एलिमेंट के बराबर हो, तब दोनों मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A is equals to Aij and B is equals to Bij are said to be equal if they are of the same order। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास A और B। ठीक है, अब A है तो A को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने कहा मैट्रिसेस को तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मेट जो होता है वो Aij टाइप का होता है। इसमें ऑर्डर जो भी बैठता है वो m/n का कह दिया हमने। ठीक हो गया, तो ऑर्डर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बाद में कह देंगे इसे। ठीक है, फिर हम B एक और फोटो ले रहे हैं जिसमें Bij टाइप के एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। अब ये कह रहा है इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे,
जब इनकी ऑर्डर सेम होगी, मतलब अगर इसका ऑर्डर m बाई n है तो इसका भी ऑर्डर m बाई n होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B। A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका फोटो तैयार करती हूँ तो क्या बनेगा, A11, A12 अप टू सोन A1n, A21, A22 अप टू सोन A2n, और ऐसे ही मैं नीचे चली गई तो AM1, AM2 अप टू सोन AMN की बात हुई, ठीक हुआ। ऐसे ही मैं दूसरे B की फोटो तैयार करूं तो क्या बनेगी, B11, B12 अप टू सोन B1n, B21, B22 अप टू सोन B2n, अप टू सोन हमारा जाएगा BM1, BM2, BMN के, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है पहला तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर बता दिया इसने, हाँ दोनों के ऑर्डर सेम है। दूसरा, A11 जो है वो B11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब A11 11 एलिमेंट 11 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, 12 एलिमेंट 12 के इक्वल होना चाहिए, और ऐसे अप टू सोन 1n जो है वो 1n के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे में हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तब कह सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, प्लस हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, फोर्थ एग्जांपल, वो कहता है x+3, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं x+3, z+4, 2y - 7, -6, a-1 और 0, b-3, -21 और 0, और यहाँ पर ये दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाया है, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। 0, 6, 3y - 2, -6, -3, 2c + 2, 2b + 4, -21 और 0, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C X Y Z। A B C X Y और Z की हमने वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों मैट्रिक्स को इसने इक्वल बैठाया, क्यों बैठाया होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होता होगा। इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर भी 3/3, दोनों मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर किया है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो सकती हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स अब इक्वल्स टू के सामने बैठा दिया है, इसका मतलब है कि इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, x+3 = 0, जिसने हमें क्या दे दिया, x = -3। आगे बात समझ में। ऐसे ही z+4 = 6, z+4 = 6, तो z मिल गया 2, ये दूसरा हो गया बात। 2y - 7 तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, = 3y - 2, तो हमें क्या मिलता है, y = -5। लो भाई ये भी निकल गया। ऐसे ही हम बात करते हैं -6 के इक्वल, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। a-1 = -3, a-1 = -3, तो a = -2, लो जी a भी मिल गया। अब आया हमारा 2c + 2 = 0, 2c + 2 = 0, मतलब 2c = -2, c = -1, लो ये भी निकल गया। फिर तीसरी चीज आई हमारी b-3 = 2b + 4, और इधर से हमें क्या मिलेगा, b = -7, ये भी मिल गया। लास्ट हमारे पास है 0, 0। हमें किनकी वैल्यू पता करनी थी, x, y, z और a, b, c की, तो हमने सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर दी। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस का। अगर मैट्रिक्स को, सिंपल तो बहुत है लेकिन आपको हर एक चीज को पकड़ के चलना है। जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कहीं पर शब्द सुना तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स कहीं पर आया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, कहीं पर ऐसा दिख गया और 0, 1, 0 दिख गया, ये आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करोगे। इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमने ध्यान में रखनी है। और बात की हमने आज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की, ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। तो इनको आप ट्राई करिए। एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है और मुझे तुरंत भेजिए भी।